हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लेकर के आया हूं 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश की गई केंद्रीय बजट 2021-22 को। ठीक है ना, तो हम इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे कि इस बजट में बाकी बजट से क्या डिफरेंट है, इस बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। ठीक है ना, इस बजट का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 का जो है कि साल पूरा कोरोना प्रभावित था, तो इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में जो है कि विशेष ध्यान दिया गया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अब धीरे धीरे करके हम भारतीय बजट 2021-22 को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, सिलसिलेवार तरीके से हम इस पर अध्ययन करते हैं। इस बजट को यह बजट जो है कि भारत का पहला ऐसा बजट है जो प्रिंट के तौर पे नहीं पेश किया गया है, बल्कि यह जो है कि पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है। ठीक है ना, इस बार जो निर्मला सीतारमण गई थी तो पहले क्या थे होता था कि अटैची टाइप में जो है कि पेपर्स लेके जाया जाता था। इस बार जो है वो लाल कलर की टैबलेट लेकर के गई थी। ठीक है ना, तो कलर याद रखिएगा आप लोग, लाल कलर का टैबलेट लेकर के गई थी। ये जो बजट है इसकी खास बात क्या है, यह जो है कि भारत का पहला डिजिटल बजट है। ठीक है, ये क्या है, भारत का पहला डिजिटल बजट है। इसमें प्रिंट का जो है कि उपयोग नहीं किया गया है। हर बार ऐसा होता था कि जितने बजट तैयार होती थी, बजट की प्रिंट निकलती थी और प्रिंट को जो है कि सबको दिया जाता था, प्रिंट के हिसाब से होता था। ठीक है ना, इस बार सबको ये क्या है, ये पूरा बजट जो है कि डिजिटल बजट था। इसको पेश किया हमारे अब वित्त मंत्री कौन है, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है ना, तो इसको निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया। ये भारत का जो है कि भारत का पहला जो कि बजट पेश किया गया था, भारत का पहला बजट जो पेश हुआ था वो है 1860 में पेश किया गया था, और इसको पेश किया था जेम्स सिविलियंस ने। ठीक है ना, भारत का पहला बजट जो कि पेश किया गया था 1860 में, इसको पेश किया गया था सिविलियंस के द्वारा। तो इन्हें सिविलियंस को जो है कि भारतीय बजट का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि पहला भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 1860 में, और किसने पेश किया था, जेम्स सिविलियंस ने। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय बजट का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा जेम्स सिविलियंस ने। ठीक है ना, अब हम देखते हैं बजट के
6 स्तंभ है। स्तंभ का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा बजट इन्हीं 6 पिलरों पे आधारित है। ठीक है ना, एक एक करके अभी 6 पिलरों को देखते हैं। भारत का जब भी बजट पेश किया जाता है ये 6 पिलर होते हैं। वो पिलरों के जो है कि पॉइंटिंग बदल जाती है, पिलरों का टॉपिक बदल सकता है, लेकिन टोटल पिलर जो है कि 6 होते हैं। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है ना, तो इस साल के बजट का जो है कि पहला पिलर है स्वास्थ्य और कल्याण, यानी कि इस पे फोकस्ड है। दूसरा जो पिलर है दूसरे पिलर का नाम है भौतिक और वित्तीय संरचना। भौतिक और वित्तीय संरचना, ठीक है ना। और जो तीसरा जो पिलर है वो है आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के समावेशी विकास। ठीक है ना, तो भारत का पहला बजट का पहला पिलर है स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा पिलर है भौतिक और वित्तीय संरचनाओं का विकास करना। तीसरा है आकांक्षीय भारत के समावेशी विकास, यानी एक तरफा विकास नहीं बल्कि ये जो विकास होगा वो समावेशित विकास होगा। चौथा जो पिलर है मानव पूंजी के में नवजीवन संचार करना, क्योंकि मानव भी क्या है, पूंजी है। ठीक है ना, हम इस पूंजी का जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे देश का विकास होगा। तो चौथा जो है कि पिलर है मानव पूंजी में जो है कि नवजीवन का संचार करना, यानी कि नई टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हुए इनको अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना। और 5वां जो पिलर है वो है नवाचार। ठीक है, नवाचार, अनुसंधान और विकास। नवाचार का मतलब होता है नए प्रयोग। ठीक है ना, जैसे कि इंडस्ट्री में हो गया या कहीं भी। अनुसंधान मतलब रिसर्च और विकास, इन सब का विकास करना। और जो छठा और लास्ट पिलर है जो मोदी सरकार का घोषणा है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये भारत का जो है कि बजट जो है कि ये 6 पिलरों पे आधारित है। अब एक एक करके हम जो है धीरे धीरे पूरे जो है कि बजट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस साल का बजट पिछले साल के बजट से कितना डिफरेंट है। तो इस साल का जो बजट है, बजट 2020-2021 और बजट 2021 से 22। तो पिछले बार जो बजट पेश किया गया था 3.42 लाख करोड़ का था। 30,42,000 करोड़ का जो बजट था। और इस बार का जो बजट है वो 30.50 लाख करोड़ का जो है कि बजट है। ठीक है ना, 30 लाख
50,000 करोड़ का जो कि ये बजट है, ठीक है ना। तो पिछले साल के बजट की तुलना में इस साल का बजट कुछ बड़ा है। देखिए, पहली बात ये जान लेते हैं कि बजट का मतलब क्या होता है। इस तरह से बजट होता क्या है, ये साल भर का हमारा क्या खर्च करना है, कहां से पैसा आएगा, देश का विकास कैसे करना है, किसको कर्ज देना है, किससे कर्ज लेना है, ठीक है ना, हमें जीवन कहां पर किस कंपनी को खरीदना है, किस कंपनी को बेचना है, और आकस्मिक निधियां भी तैयार की जाती है, वो होता है बजट। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजकोषीय घाटा। कहने का मतलब राजकोषीय घाटा में कुछ ये हालात होती है कि हमने जितना कमाया उससे अगर ज्यादा खर्च करते हैं, ठीक है ना, तो जो खर्चा हमने ज्यादा किया, वो सरप्लस जो खर्चा किया वो और कमाई का जो अंतर होता है वो कहलाता है राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। यानी कि खर्च अगर ज्यादा हो आमदनी से तो कहलाता है राजकोषीय घाटा। जब कोई देश विकासशील होता है तो उसका हमेशा राजकोषीय घाटा हमेशा जो है कि बना रहता है, क्योंकि उससे नए विकास कार्यों के लिए हमेशा पैसों की जरूरत होती है जो कर्ज लेने पड़ते हैं। तो कभी ज्यादा तो कभी कम जो है कि राजकोषीय बजट घाटा जो है कि चलते रहता है। तो हम देखते हैं कि 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना था, तो टोटल बजट का 3.8% राजकोषीय घाटा था, ठीक है ना। 2020-21 में ये घाटा जो है कि कम होकर के 3.5% हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से और इस सब बात की इफेक्ट की वजह से जो है कि राजकोषीय घाटा का जो है 2021-22 में रहने का उम्मीद जो है कि 6.8% है, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं भारत की आकस्मिक निधि में कितना जो है कि फंड रखा गया है। तो पहले ये जानते हैं कि भारत की आकस्मिक निधि होता क्या है। तो जैसे कि भारत सरकार का जो बजट बन गया, अगर भारत सरकार को किसी भी एक इमरजेंसी कंडीशन में पैसों की अगर एक्स्ट्रा जरूरत होती है तो वो कहां से पैसा आएगा, तो उसके लिए एक विशेष फंड की व्यवस्था की जाती है जिसका नाम है, ठीक है ना, आकस्मिक निधि। इसका जो है कि संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 267 में। एक और निधि होती है संचित निधि, ठीक है ना, जिसमें भारत सरकार का सारा पैसा जो है कि रखा जाता है, वो जो है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आता है। तो हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने जो है कि इस बार पहले के 2020-21 में कितना था हमारा संचित निधि, आकस्मिक संचित निधि था, ठीक है ना, वो मात्र 500 करोड़ था। कोरोना की वजह से जो है कि भारत सरकार ने सबक लेते हुए अच्छे मतलब बहुत सोच समझ करके उस रकम को जो है 30,000 करोड़ जो है कि कर दिया है। यानी कि अब हमारा देश जो है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तत्पर है आर्थिक तौर पे। अब हम बात करते हैं कर की, ठीक है ना। तो आयकर की विशेष रूप बात करते हैं तो 75 वर्ष से ऊपर के जो लोग वरिष्ठ नागरिक हैं भारत के, उनको जो है कि इनकम टैक्स में छूट दी गई है, यानी कि उन पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये भारत सरकार की जो एक स्पेशल योजना है, वृद्ध लोगों को जो है कि जो 75 से ऊपर है उनको राहत दी गई है। इसका 75 के पीछे एक रीजन क्या है, ये जो है कि हमारे भारतीय बजट का जो है कि 75वां जो है कि वर्ष है, ठीक है ना, इसके वजह से ये 75 वाला पॉइंट को रखा गया है। अगर हम स्वास्थ्य कल्याण की बात करें तो इसका जो बजट है 2020-21 में था 94,452 करोड़ था, जबकि 2021-22 में कोरोना की वजह से स्पेशल इफेक्ट की वजह से इसका जो है कि 137% की वृद्धि करके इसको किया गया है 2,23,846 करोड़ किया गया है। यानी कि बजट में, स्वास्थ्य बजट में 137% की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य कल्याण के अंतर्गत ही एक नया स्कीम लाई गई है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है ना, जिसका बजट है 6,000, ठीक है ना, 64,180 करोड़ का जो है कि योजना बजट है इसका, ये 6 वर्षों के लिए है। इसके अंतर्गत 4 जो है कि मुख्य पॉइंट है, क्या क्या है। पहला है कि 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना करना, यानी कि ये अस्पताल
कहीं भी घूम करके इस इलाज करने की सुविधा करेगी, यानी कि मोबाइल अस्पताल होगा, मूविंग हॉस्पिटल होगा। दूसरा है 17 लोक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तीसरा है 15 जो है कि आपातकालीन जो है कि ऑपरेशन केंद्र की स्थापना होगी। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो विषाणु के कारण हुआ था, तो विषाणुओं पर विशेष रिसर्च के लिए विषाणु विज्ञान केंद्र हेतु जो है कि 4 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। ये इसके अंतर्गत जो है कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत ये सब कार्य किए जाएंगे। हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है पोषण और जो है कि जल आपूर्ति। तो पोषण के अंतर्गत एक था, पहले योजना चलती थी संपूरक पोषण कार्यक्रम, और दूसरा योजना था पोषण अभियान। तो इन दोनों योजनाओं को जो है कि विलय कर दिया गया है और नया एक योजना शुरू किया गया है, मिशन पोषण 2। ठीक है ना, यानी अब इन दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मर्ज करके नया योजना हो जाएगा मिशन पोषण 2। अब पहले एक और दूसरी टॉपिक में आते हैं, शहरी जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है 5 वर्षों के लिए। ठीक है ना, इसे जो बजट तय किया गया है 2,87,000 तय की गई है। यह जो है कि ग्रामीण जल जीवन मिशन के जो है कि तौर पे जो है कि इसको भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में जो है कि नल लगाने का मेन प्रोग्राम है। ठीक है ना, इसके लिए 2,87,000 जो है कि बजट तय की गई है। अब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन योजना की। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत 3 योजनाएं हैं। पहला योजना है शहरी स्वच्छता मिशन योजना 2021 से 26 तक। इसके लिए जो है कि 1,41,678 जो है करोड़ रुपए का जो है कि आवंटन किया गया है। दूसरा है वायु प्रदूषण निवारण। ठीक है ना, ये जो लागू होगा वो 10 लाख से ऊपर के जो बड़े नगर है भारत के, जो टोटल जो है कि 42 शहर है भारत में, ऐसे 42 नगर है, तो उनके लिए जो है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया जाएगा उनको 2200 जो है कि 17 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। ठीक है ना, वायु प्रदूषण को जो सबसे ज्यादा वायु क्या है, वाहनों से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके वजह से जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैपिंग करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए व्यावसायिक गाड़ियां जो जल्दी खराब होती है, ज्यादा प्रदूषण करती हैं, उनके लिए जो समय काल रखा गया 15 वर्ष, और व्यक्तिगत गाड़ियां जो पर्सनल गाड़ियां होती है थोड़ा कम प्रदूषण फैलाती है, उसके लिए 5 साल एक्स्ट्रा दिया गया है, 20 साल रखा गया है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। ठीक है, तो इसके अंदर 2 वैक्सीनों की चर्चा की गई है। एक हो निमोकॉल वैक्सीन, जो निमोनिया की एक दवा है। ठीक है ना, जो बच्चों में ज्यादातर आमतौर पर बीमारियां होती है। ये उत्पाद जो है कि भारत का निर्मित है, और ये भारत के अभी वर्तमान 5 राज्यों में जो इसका प्रसार है, इसको योजना बनाई गई इस दवा का कि ये पूरे देश में इसका प्रसार किया जाए, जिससे कि जो है कि हर साल देश में कम से कम 50,000 बच्चों की जान बचाई जा सके। ठीक है ना। दूसरा है कोविड वैक्सीन। तो कोविड वैक्सीन के लिए जो है कि 35,000 करोड़ रुपए का जो है कि भारत सरकार ने आवंटन किया है, और भारत सरकार ने कहा है कि अगर और जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा और पैसे जो है कि खर्च किए जाएंगे। पैसों के लिए कोई कमी नहीं होने दी जाएगी वैक्सीन के लिए। अब हम बात करते हैं पीएलआई स्कीम की। पीएलआई स्कीम क्या होती है? तो पीएलआई स्कीम होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है ना, फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन देने हेतु इस स्कीम को चलाई जाती है। अब भारत सरकार ने यह तय किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है कि 5 ट्रिलियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, इसका जो विस्तार 13 अन्य सेक्टर की कंपनियों में किया जाएगा। ठीक है ना, अब इसे जो है कि 13 अन्य सेक्टरों में लागू की जाएगी इस योजना को। इस योजना को लागू करने के लिए 1.97 लाख करोड़ का जो है कि बजट तय किया गया है। ठीक है ना, पीएलआई के लिए। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो भारत सरकार की योजना है कि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना मजबूत किया जाए कि ये दुनिया की हर प्रतिस्पर्धा में जो है कि मजबूती से खड़ा उतरे। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या किया गया है, 7 जो है कि इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल जो है कि पार्क की स्थापना की जाएगी।
ये जो है समय अंतराल रखा गया है 3 वर्ष, ठीक है ना। तो 3 वर्ष के अंदर 7 जो है कि इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, जहां जो है कि आकर के अपनी कंपनी लगा करके अच्छे स्तर पर जो है कि प्रोडक्शन को शुरुआत कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं अवसंरचना की। तो अवसंरचना, ठीक है ना, यानी ढांचागत विकास जो होता है उसको अवसंरचना कहते हैं। तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, इसी के ऊपर जो है कि पूरा का पूरा विकास निर्भर करता है। तो 200 टोटल परियोजना कितनी है, 270। उसके लिए रकम जो तय की गई है 1.10 जो है कि लाख करोड़ जो है कि तय की गई है। इसके अलावा एक और जो है कि खास विशेष पेशकश की गई है, तो विकास वित्तीय संस्थान DFI की जो स्थापना की जाएगी, ये इसका काम क्या होगा, अवसंरचना के लिए दीर्घकालीन जो है ऋण की उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। तो बाहर से जो है कि इसमें एसेट्स को अपना बेच करके जो है कि भारत सरकार जो है कि क्या करेगी, दीर्घकालीन जो है कि ऋण की व्यवस्था करेगी। इसके अंतर्गत जो है कि विदेशी पूंजी का निवेश होगा, ठीक है ना, FDI आएगा और इससे देश के विकास के लिए जो है कि बड़े स्तर का जो है कि ऋण उपलब्ध हो पाएगा। अब हम बात करते हैं पूंजीगत बजट, जिसको नया कार्य भी कहते हैं। तो देखिए 3.50 लाख जो है करोड़ का जो बजट हमारा तय किया गया है, तो उसमें से जो नया काम सिर्फ किया जाएगा वो होगा 5.54 लाख करोड़ का, ठीक है ना। तो यही ओरिजिनल काम होगा, बाकी जो है कि पुराने कार्य और बाकी हिसाब किताब में चला जाएगा। जो वास्तविक नया डेवलपमेंट की विकास होगा वो होगा इसी का 5.54 लाख करोड़ का, ठीक है ना। इसको कहते हैं पूंजीगत बजट। अब हम बात करते हैं सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत एक नई योजना आई है, राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा योजना, ठीक है ना। इस गलियारा योजना के अंतर्गत मार्च 2022 तक जो है 11,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों को अलग अलग जो है कि अलग अलग लंबाई के लिए जो है कि अलग अलग रकम जो है कि आवंटित की गई है। तो जो 3 प्रमुख राज्य है, पहला राज्य है तमिलनाडु, जिसको 3500 किलोमीटर सड़क बनानी है, नेशनल हाईवे बनाना है। उसके अंतर्गत उसको दिया गया है 1.03 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक है ना। केरल को दिया गया 1100 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 65,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। और पश्चिम बंगाल के लिए 675 किलोमीटर के लिए 25,000 करोड़ रुपया का जो है कि आवंटन किया गया है सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है कि द्वारा। अब हम बात करते हैं रेलवे की। भारतीय अर्थव्यवस्था की शान, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है कि सांस से रेलवे की बात करते हैं। तो रेलवे का जो बजट है वो है 1,55,000 करोड़ का, ठीक है ना। इसके अलावा एक और नया स्कीम आया है, राष्ट्रीय रेल परियोजना 2030, भारत सरकार की एक विशेष परियोजना है 2030 तक का। यह है पर्यटन रूटों पर जो है कि विशेष प्रकार का विस्टा डोम LHV जो है कि कोच प्रारंभ किए जाएंगे। इसके अंतर्गत जो खिड़कियां होगी वो पूरी तरह से कांच की होगी, जिससे कि वो पर्यटक जो है कि रास्ते के सारे नज़ारों को देखते चले, जिससे कि पर्यटन को जो है कि बढ़ावा मिले। और तीसरी जो अगला पॉइंट है वो है मेट्रो रेल। तो कोची, चेन्नई, बेंगलोर, नागपुर, नासिक का जो है कि मेट्रो का जो है कि तीव्र गति से विकास करने की योजना रखी गई है। अब है विद्युत के बारे में, अगला टॉपिक है विद्युत। इस पर जो बजट रखा गया है वो है 3,59,000 जो है कि 3,05,984 करोड़ का जो है कि बजट रखा गया है। इसके अंतर्गत 3 प्लान है। पहला प्लान है प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, यानी आप जो है कि जैसे हम मोबाइल का कूपन इस्तेमाल करते थे, जिसका रिचार्ज जब रिचार्ज कराना रिचार्ज कीजिए और तब तक चलेगा, उसी तरीके से मीटरिंग सिस्टम में जो है कि प्रीपेड व्यवस्था हो जाने से जब आपका जो बैलेंस खत्म हो जाएगा मीटर का, प्रीपेड मीटर का, तो आपका बिजली गुम हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके साथ ही है कि जो कंपनियों जो तय की जाएंगी, कई कंपनियों को वितरण का जिम्मा दिया जाएगा। तो आपको जैसे कि मोबाइल में कैसे कि रिलायंस, जियो या फिर जो है कि वोडाफोन आइडिया, इस तरीके से और भी कंपनियां बिजली विभाग में हो जाएंगी वितरण करने वाली। आपको जिसका जो है कि प्रीपेड लेना है लीजिए और इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी मतलब आप में स्वेच्छा दी जाएगी, आप किसी का भी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट है वो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत की गई है।
क्योंकि हाइड्रोजन जो है कि हाइड्रोजन का भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है, इसलिए हाइड्रोजन ईंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब हम बात करते हैं, अगले टॉपिक है पतन नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय की, ठीक है ना। तो भारत को जो है कि ग्लोबल शिपिंग के मामले में भारत का योगदान बढ़ाने के लिए सरकार और जो है कि निजी भागीदारी से पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 7 जो है कि नई परियोजनाएं विकसित की जाएगी, ठीक है ना, जिससे कि भारत का शिपिंग के मामले में विश्व में एक अपना अच्छा मुकाम हासिल हो सके। दूसरा है मर्चेंट शिपिंग को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है ना, जिससे कि मर्चेंट शिपिंग तेजी से ग्रो करे। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की। तो इसके अंतर्गत क्या है, 3 परियोजनाएं हैं। पहला है उज्ज्वला स्कीम योजना, जिसके अंतर्गत अभी तक जो है कनेक्शन दिया गया 8 करोड़ लोगों को। आगे जो है 1 करोड़ लोगों को और जो है किसका कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा टॉपिक है 3 वर्षों में 100 जिलों की जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी कि पाइपिंग लाइन से सब जिलों को जोड़ने की योजना है, जिससे कि घर घर तक जो है कि गैस के कनेक्शन पहुंचेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन का जो है कि विस्तार किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा, शुरुआत की जाएगी इस परियोजना का। अब हम बात करते हैं बीमा सेक्टर की। तो बीमा सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी बीमा सेक्टर में जो एफडीआई तय की गई है वो है 49%, इसको बढ़ा करके 74% कर दिया जाएगा, 74% कर दिया जाएगा। यहां से जो बचने से जो पैसा आएगा उसको भारत के नए विकास कार्यक्रम योजनाओं में लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की। तो सार्वजनिक क्षेत्र की वो बैंक है जो कर्जे में मतलब जो नुकसान में चल रही है, घाटे में चल रही है। कारण क्या है, उनका एनपीए, ठीक है ना, वो जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही है, जो कर्जे दे रखी है वो कर्जे लौटा नहीं पा रही है, ले नहीं पा रही है। तो उनसे उबरने के लिए उनको 20,000 करोड़ रुपए का जो है कि मदद की गई है, ताकि ये एनपीए से बाहर निकल सके। और इस पिछली बार जो है कि 22,000 करोड़ रुपए दिया गया था, इस बार 2,000 करोड़ जो है कि कम किया गया है, 20,000 करोड़ जो है कि इस बार एनपीए से उबरने के लिए दिया गया है। अब हम बात करते हैं कंपनी मामलों की। तो कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया है और लघु कंपनी का जो है कि पूंजी जो मिनिमम होता था उसके लिए तय की गई थी 50 लाख है, उसको बढ़ा करके अब 2 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है ना। और इनका जो कारोबार का जो मिनिमम लाभ, कारोबार का जो रकम तय की गई है, पहले 2 करोड़ था, अब इसको बढ़ा करके कितना किया गया है, 20 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस कंपनी मामलों में सुधार किया गया है ताकि तेजी से ग्रो हो सके हमारी लघु कंपनियां। अब हम बात करते हैं विनिवेश की। तो आईडीबी अभी जो है कि भारत में कुल जो सरकारी बैंक है, सार्वजनिक बैंक कितनी है, वो है 12। तो आईडीबीआई के अलावा 2 सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक जो है कि उनका निजीकरण किया जाएगा और एक समान एलआईसी भी जो है कि बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का उद्देश्य रखा गया है। विनिवेश करके जो पैसा आएगा उसे भारत निर्माण योजना के कार्यों में खर्च किया जाएगा, क्योंकि भैया बाकी खर्चों के लिए और नए विकास योजनाओं के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ही ना। हम आगे और विनिवेश को आगे लेके चलते हैं। तो एलआईसी का जो आईपीओ किया जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा। इसके अंतर्गत एलआईसी के कुछ शेयर जो है कि पब्लिक मार्केट में बेचे जाएंगे। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है बेकार पड़ी एसिड्स का जो है कि आत्मनिर्भर भारत में खर्च होगा, यानी इसको बेच करके या अन्य तरीके से इस्तेमाल हो किया जाएगा। तीसरा है बीमार पड़ी इकाइयों को जो कारखाने हैं या और यूनिट्स है उनको जो है कि बेचने का या बंद करने का ऐलान किया गया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कृषि और ग्रामीण व्यवस्था की। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, इसके अंतर्गत 22 कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है जो ज़्यादा जल्दी खराब होते हैं वो वैसे चीज़ों को, तो इनको उचित मूल्य दिलाने का जो है कि योजना रखी गई है। अब हम बात करते हैं अनाज की खरीद की। तो फसल है इधर, ठीक है ना। तो गेहूं की जो खरीद हुई थी 2019-20 में वो हुई थी 6,802 करोड़ की, जबकि 2020-21 में हुई है 7,500 जो है कि 60 करोड़ की। हम धान की बात करें तो 1,41,930 करोड़ की धान की खरीद हुई थी, जबकि 2020-21 में जो है कि 1,72,500 जो है कि
सरकारी ढाई 10,000 10,000। हाँ, 1,72,000 जो है कि 752 करोड़ की जो है कि धान की खरीद हुई थी 2020-21 में। अगर हम दाल की बात करें तो दाल की खरीद हुई थी 2019-20 में 8,285 करोड़ की, जबकि 20-21 में 10,530 करोड़ की जो है कि दाल की खरीद की गई थी। ये सारे अनाज जो है एफसीआई के द्वारा खरीदे गए थे। अब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो पहला है मॉडल स्कूल। तो मॉडल स्कूल जो है कि 500 से अधिक मॉडल स्कूल खोले जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। और दूसरा है नए जो है कि सैनिक स्कूल की योजना रखी गई है, वो होगा पीपीपी मॉडल पे। ये 100 स्कूल खोले जाएंगे पीपीपी मॉडल पे। तीसरा है एकलव्य मॉडल स्कूल, जो स्पेशली जनजाति क्षेत्र के लिए होगा, ठीक है ना। ये आवासीय विद्या होगा, ठीक है ना, ये होगा आवासीय, यानी रहना खाना पढ़ाई सब एक साथ। ये खुलेंगे जनजातीय क्षेत्रों में 750 जो है कि स्कूल खुलेंगे। तीसरा है लेह में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो अभी नया नया केंद्र शासित प्रदेश बना है लेह लद्दाख है, उसके लिए जो है कि ये नई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब हम बात करते हैं जनगणना की। तो ये भारत का जो है कि पहला जो है कि डिजिटल जनगणना हो रहा है इस बार, ठीक है ना। तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, पहली जनगणना हुआ था 1872 में, और भारत का प्रथम दशकीय जनगणना किया गया था 1881 में, यानी कि 9 साल के बाद किया गया था। और जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद पहली जनगणना हुई थी 1951 में। और अभी ये जो जनगणना हो रही है स्वतंत्रता के बाद, ये है 8वीं जनगणना, ठीक है ना, अगर हम 1951 के अकॉर्डिंग देखें तो। ये जनगणना जो है कि डिजिटल कराने का पीछे वही कारण है जो है कि बजट के पीछे कोरोना कारण, ठीक है ना, टचिंग प्रॉब्लम, कोरोना से बचाव के लिए इस तरीके का उपाय किया गया है। अब हम बात करते हैं ऑडिट की, कंपनी लेखा परीक्षण की, यानी कि वो भारतीय कंपनियां जिनका जो है कि ये कंडीशन है, पहले क्या था, अगर आपकी कंपनी का जो है कि 1 करोड़ का बजट है तो आपका जो है कि लेखा परीक्षण किया जाता था। अब फिर उसके बाद 2020 में आया था 5 करोड़ कर दिया था बढ़ा करके, ठीक है ना, यानी अगर कोई कंपनी 5 करोड़ तक की अगर उसका बजट है तो उसका लेखा परीक्षण किया जाता था। अब उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। अगर जिसकी कंपनी का 10 करोड़ से कम बजट होगा उसका लेखा परीक्षण नहीं किया जाएगा, अर्थात उसका ऑडिट नहीं होगा। यहाँ तक जो है कि छोटे कंपनियों के लिए काफी अच्छा जो है कि अवसर है, ठीक है ना, जिससे कि उनको परेशानी कम होगी अपना जो ग्रोथ करने में। भारत सरकार ने एक और अच्छा योजना दिया है कि छोटे न्यासों को राहत दिया है। पहले जो है कि जैसे कि छोटे जो है स्कूल अस्पताल को चलाने वाले जो लघु सेवार्थ जो है कि न्यास हुआ करते थे, उनको पहले 1 करोड़ अगर रहती थी तो उनको जो है कि ऑडिट करवाना पड़ता था, ठीक है ना। अब उनको जो है कि उसको बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया है। अब उनको जो है कि इसमें राहत दी गई है। अब उनको कोई टैक्स वैक्स अभी नहीं देना पड़ेगा जब तक 5 करोड़ से नीचे की हो। तो अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट और हैं अदर्स पॉइंट के अंतर्गत। तो गोवा का जो है कि हीरक जयंती मनाया जा रहा है, ठीक है ना। गोवा में जो है कि हीरक जयंती मनाया जा रहा है। यह है पुर्तगाली शासन से मुक्ति का। इसके लिए जो है कि भारत सरकार ने गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपया दिया है इस जयंती को मनाने के लिए। अब हम बात करते हैं असम और बंगाल के चाय श्रमिकों के लिए विशेष योजना लाई गई है। वो योजना क्या है उसका नाम भी नहीं बताया गया है, लेकिन योजना है। उसके लिए भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का जो है कि प्रावधान किया है। इस तरीके से हमारा जो है कि बजट 2021-22 कंप्लीट होता है। ये बजट जो है कि 2021-22 है, ये पूरे साल के लिए लागू होगा। यही डाटा जो है कि पूरे साल इस्तेमाल होगा। तो ये जो है कि डाटा आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना, और इसका जो है कि रिवाइज कर लीजिए, दोबारा और देख लीजिए वीडियो को, तो ज़्यादा बेटर होगा। ये साल भर काम आने वाला वीडियो है, ठीक है ना। ये वीडियो यही समाप्त होता है, फिर हम और मिलते हैं इकोनॉमिक्स की और नए जो है कि वीडियो के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।